गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग नाइट्रोजन फैमिली के अगले पार्ट में जब बात कर रहे हैं तो उसमें फॉस्फोरस के बारे में मैंने पिछले क्लास आपको बताया था। और उसमें फॉस्फोरस दो एलोट्रोपिक फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट करता है, जिसमें येलो और वाइट दोनों की प्रॉपर्टीज़ में बहुत सारे चेंजेस थे। और उसके पीछे का रीज़न आपको पता है कि जो प्रॉपर्टीज़ के अंदर चेंजेस हैं उसका रीज़न उसकी अपनी स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं, जिसमें हम लोगों ने दोनों को कंपेयर करते हुए भी और डिफरेंसेस के साथ भी उसको पढ़ा था। प्रिपरेशन था फॉस्फोरस का कि इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन कैसे है, और उसके बाद फिर हम फॉस्फोरस की पर्टिकुलर रिएक्शन यानी फॉस्फीन के बारे में पढ़ रहे थे। फॉस्फीन के प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट हैं और हर तरीके से आपसे पूछा जाता है। फॉस्फीन के जो प्रिपरेशन थे मैंने हर तरीके से आपको बताए थे, फॉस्फोरस उसमें मेन था। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में आपने पढ़ा था, फॉस्फीन को हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं। तो फॉस्फीन से रिलेटेड जो हम बात कर रहे हैं, तो फॉस्फीन का जो प्रिपरेशन था उसमें एक रिएक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट जो थी वो P4 और एक्वस OH माइनस के साथ हम लोगों ने PH3 फॉस्फीन एंड H2PO2 माइनस बनाया था। तो ये बात हम लोगों ने यहाँ तक की थी। और दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन, तो इस पे भी बात ध्यान रखिएगा। डिसप्रपोर्शनेशन का एक एग्जाम्पल है ये। अच्छा, इसमें मैकेनिज्म हम लोगों ने पढ़ा था, साथ साथ फॉस्फीन को बनाने के लिए एक प्रॉपर्टी फॉस्फाइड का हाइड्रोलिसिस भी था। साथ ही साथ मैंने बताया था कि फॉस्फीन जहाँ कहीं भी मिलती है उसके साथ एक लार्ज अमाउंट में हीट आपको मिलता है और स्मोक रिंग्स के फॉर्म में आपको बाहर गैस दिखेगी, जिसको आप वॉर्टेक्स रिंग बोलते थे। होलमे सिग्नल के बारे में बताया था मैंने कि उसका कैसे यूज़ होता है। तो ये बाकायदा मैंने फॉस्फीन का पूरा डिटेल आपको दे दिया था। इस पे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, तो इस पे अलर्ट रहिएगा, हर तरीके के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। तो अब हम बात फॉस्फोरस के अगले पार्ट में करने जा रहे हैं आज, और उसकी बात हम जो कर रहे हैं वो ऑक्साइड्स ऑफ फॉस्फोरस की करेंगे। तो ऑक्साइड्स ऑफ फॉस्फोरस में ऑक्साइड ऑफ फॉस्फोरस उसकी पूरी डिटेल पे बात करेंगे। तो अगर हम फॉस्फोरस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो आपको पता है दो ऑक्सीडेशन स्टेट फॉस्फोरस के अंदर आपको दिखते हैं, एक तो +3 और एक +5। तो कभी भी अगर हम एक्सेस ऑक्सीजन पास कराते हैं तो हमेशा P2O5 बन जाता है, और कभी भी लिमिटिंग ऑक्सीजन को अगर पास करा रहे हैं तो P2O3 बन जाएगा। ये बात दोनों ऑक्साइड के बनने का एक तरीका है कि अगर आपने एक्सेस पहुंचा दिया तो P2O5, और अगर लिमिटिंग पहुंचा दिया तो P2O3। अच्छा, दोनों के मोनोमर फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करते, दोनों डाइमर में एग्जिस्ट करते हैं। एक P4O10 और ये दूसरा P4O6। ये दोनों स्टेबल ऑक्साइड है, ये दोनों ही अपने आप में स्टेबल ऑक्साइड्स होते हैं फॉस्फोरस के। लेकिन इन दोनों के अलावा कुछ और ऐसे ऑक्साइड हैं जो अनस्टेबल होते हैं, P4O9, P4O8, P4O7। ये तीन जो ऑक्साइड हैं वो अनस्टेबल हैं बट होते हैं। तो कुल मिला के इन सभी ऑक्साइड्स को हमको जानना है। तो दो तो स्टेबल हो गए, P4O6 और P4O10, जो ज़्यादातर आपके सिलेबस पार्ट में बहुत जगह आपको देखने को मिल जाएगा। बट ये तीन अनस्टेबल ऑक्साइड्स भी नेचर में रहते हैं। तो अब हम इन जरा सबसे पहले इन ऑक्साइड्स के स्ट्रक्चर से रिलेटेड बात कर लें। तो कैसे बनेगा उसको मैं जरा समझा दूं। P4O6 की अगर हम बात करें तो उसको कैसे बनाया जा रहा है, आप 4 फॉस्फोरस इस तरह से रख दें, अल्टरनेट पोजीशन में आप ऑक्सीजन भी रख दें, फिर इनके सबके बॉन्ड यहाँ पे बना देते हैं। ठीक है। इसके बाद फॉस्फोरस ऑक्सीजन को लेते हुए एक लिंकेज, दूसरा एक फॉस्फोरस ऑक्सीजन को लेकर, तो 4 फॉस्फोरस ऑक्सीजन 6। यहाँ फॉस्फोरस पे लोन पेयर है, यहाँ भी लोन पेयर है, यहाँ भी लोन पेयर है, और यहाँ भी लोन पेयर है। इस बेसिस पे आप इसके हाइब्रिडेशन निकाल सकते हैं। तो सब कुछ क्लियर है। इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है नंबर ऑफ POP बॉन्ड, तो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, सिंपल सा 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 आ गए। तो ये P4O6 का स्ट्रक्चर है। अब एक काम करते हैं हम लोग, P4O7 के स्ट्रक्चर में हमें क्या करना है, एक एक करके बता रहा हूँ। आप अलग से बनाएंगे, मैं इसी में समझा रहा हूँ।
आप किसी एक फॉस्फोरस ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से घेर दीजिए, बस एक पी डबल बॉन्ड हो जाएगी। तो ये किसका बन गया, P4O7 का। नाउ अब हम लोग जब P4O8 की तरफ बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे एक जगह ऑक्सीजन और लगा दीजिए। फिर हम P4O9 की तरफ अगर बढ़ रहे हैं तो एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ भी लगा दीजिए। और जैसे ही हम P4O10 पे आ गए तो अब आपको यहाँ पे चारों जगह ऑक्सीजन दिखेगा। तो आप ये समझ लीजिए सीधे सीधे P डबल बॉन्ड हो बढ़ते हैं। तो ये अल्टीमेटली P4O6 नहीं रहा, ये गलत मत कर लीजिएगा। पहले जब आपने चारों तरफ ऑक्सीजन नहीं ऐड किया था तब ये P4O6 था, बट हमने जैसे से एक एक करके बढ़ाया तो अब फाइनली ये किस में कन्वर्ट हो चुका है, P4O10 में। आप सबके अलग अलग स्ट्रक्चर बनाइएगा, एक साथ मत लिख दीजिएगा। तो क्वेश्चन इस तरह के स्ट्रक्चर पे बेस्ड बहुत पूछे जाते हैं कि कितने POP बॉन्ड हैं, कितने P डबल बॉन्ड हैं और कैसे बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं। ये सब क्वेश्चन आप आसानी से स्ट्रक्चर के बेस्ड बता सकते हैं, बट अल्टीमेटली आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन पूछा जा सकता है फॉस्फोरस का, वो आप आसानी से निकाल सकते हो। तो आप पहले ये सब ऑक्साइड्स की इन्फॉर्मेशन नोट करिए, फिर मैं आगे इसके इंडिविजुअल 2 ऑक्साइड्स पे काम करना है हमें, इन दोनों पे, और बहुत डिटेल काम करना है, साथ साथ इनके ऑक्सी एसिड्स पे काम करना है। इसको नोट करिए। तो आप लोगों ने इसको नोट कर लिया। अब हम लोग इंडिविजुअल जो फॉस्फोरस के 2 ऑक्साइड्स हैं उन पे डिटेल पे बात करेंगे। उनसे रिलेटेड जो ऑक्सी एसिड्स हैं उन पे बात करने जा रहे हैं हम लोग। चलिए, तो हम सबसे पहले +5 यानी P2O5 वाले ऑक्साइड पे बात कर रहे हैं, और जिसको आप P4O10 भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे ऑक्सी एसिड्स की बात कर रहे हैं। ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस, और उसमें भी एक पर्टिकुलर कैटेगरी कौन सी है, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की। अच्छा, हमें पता है नॉन मेटल के ऑक्साइड को अगर आप वाटर में डिजोल्व कर दें तो उससे उसका एसिड बन जाता है। तो यहाँ पे खास बात क्या है कि अगर हम लोग यहाँ पे P2O5 मैंने लिखा और मैंने 3 अलग अलग कंडीशन में वाटर को ऐड किया इसके साथ, इसको जरा समझिएगा। P2O5 प्लस वाटर, P2O5 प्लस 2 मोल वाटर एंड P2O5 प्लस 3 मोल ऑफ वाटर। तो इन तीनों केसेस में कैसे प्रोडक्ट बनेंगे उस पर बात कर लेते हैं। एक काम करिए, दोनों को सबको ऐड कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा, H2P2O6 बन गया। और ये 2 से डिवाइड हो सकता है तो यहाँ ये बन सकता है HPO3। ठीक, एक बात ध्यान रखिएगा, वाटर से ऐड होने का मतलब फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट वही रहेगी, कोई रेडॉक्स रिएक्शन वगैरह नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे +5 ही है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, इस पे आ जाते हैं। ये H4 है, P2 है, O7 है, डिवाइड नहीं हो सकता, ऐसे ही रहेगा। यहाँ भी ऑक्सीडेशन स्टेट फॉस्फोरस का +5 ही होगा, और इस केस में H6 P2O8 है जो कि H3PO4 बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सब पे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ये केस 1 है, ये 2 है और ये 3rd है। और यहाँ से इसका नाम जो होता है वो मेटा फॉस्फोरिक एसिड है। ठीक है, इसका नाम पायरोफॉस्फोरिक एसिड, और ये जो है वो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है। तो पहले तो इन सब के नाम आपको बहुत क्लियर होने चाहिए, इस पे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर भी होना चाहिए। तो ये 3 बातें, एक तो मेटाफॉस्फोरिक एसिड, एक पायरोफॉस्फोरिक एसिड और एक ऑर्थो। अच्छा, अगर केमिकल लेवल पे उसकी प्रॉपर्टीज़ को लेकर ध्यान दिया जाए तो इन तीनों एसिड में रेडॉक्स को लेकर कोई चेंज नहीं है, सब में ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। तो इनमें आखिर चेंजेस किस बेसिस पे हैं उनको हम लोग समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात ज़रा समझिएगा। हम P2O5 में यहाँ भी वाटर से रिएक्शन करा रहे हैं, यहाँ भी करा रहे हैं और यहाँ भी करा रहे हैं, बट प्रोडक्ट सब में अलग अलग बना रहे हैं। तो ये अलग किस बेसिस पे, अमाउंट ऑफ वाटर के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से 2 केस निकाल लेते हैं आप।
एक केस ये कि P4O या P2O5 की अगर हम बात करें, अगर आपने लिमिटिंग वाटर दिया है कंट्रोल्ड में, तो हमेशा आप बनाएंगे HPO3, और ये रहा एक्सेस, तो हम इसको दो तरीके से पढ़ रहे हैं। अगर एक्सेस वाटर हुआ तो आप यहाँ बनाएंगे H3PO4। तो जो बीच वाला पोर्शन है वो एक मॉडरेट कंडीशन है, ये मतलब दो के साथ एक फ्री हो गया, इस तरह से आप पढ़ रहे हैं बस, है ना, इसकी जरूरत नहीं पड़ती। तो कुल मिला के दो बातें आ गई। P2O5 को अगर आप एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर से रिएक्शन करा रहे हैं तो उस कंडीशन में आपके पास क्या मिलेगा, H3PO4 ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, और अगर लिमिटिंग आप करा रहे हैं तो HPO3 मेटाफॉस्फोरिक एसिड। इन सब वर्ड को कई बार ऐसे ही बोला जाता है कि लिमिटिंग मतलब कोल्ड वाटर से रिएक्शन कराना, तो इसका मतलब कम ही वाटर जाएंगे। यहाँ पे कई बार ऐसे बोला जाता है वार्म वाटर से रिएक्शन कराना, है ना। तो ये सब वर्ड हैं यहाँ पे, इन सब का मतलब अल्टीमेटली ये है कि कम अमाउंट पे वाटर का पहुँचना हो तो आपको HPO3 बनाना है। अगर एक्सेस पहुँच गया तो उस कंडीशन में आपको H3PO4 बनाना है, ठीक है। तो ये एक बात सामने आती है, और अब हम लोग इन एसिड के बारे में ये सीखेंगे कि तीनों के स्ट्रक्चर्स क्या हैं और तीनों में आपस में चेंजेस क्या हैं। तो एक काम करिए, पहले आप इतना नोट कर लीजिए। चलिए, तो आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब मैं जरा इन स्ट्रक्चर्स पे ही डिटेल पे बात करता हूँ आपसे। जैसे कि इसमें बात हम लोग अब कर रहे हैं, तो अगर देखा जाए तो H3PO4 ये एक स्ट्रक्चर जिसको आप ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड बोल रहे हैं। फिर अगर हम H4P2O7 की बात करें तो यहाँ पे, और एक लास्ट है HPO3। तो मैं पहले एक टर्म पढ़ा रहा हूँ, एक साथ आपको कई स्ट्रक्चर में बना रहा हूँ। एक टर्म पढ़ना है पॉलीफॉस्फोरिक एसिड। इसका मतलब क्या है, मतलब सभी एक एसिड है, सब में +5 रहेगा, और डिफरेंट टाइप के क्या बन सकते हैं, एक ये बना है। तो इन दोनों स्ट्रक्चर में ध्यान दो, इसको आप बोल रहे हैं पायरोफॉस्फोरिक। तो इसमें डिफरेंस कितना है इन दोनों का, अगर डिफरेंस देखा जाए तो देखो HPO3 है, एटॉमिक डिफरेंस, और कोई। तो एक काम करो, आप सीरीज बना दो, HPO3 को इसमें और ऐड कर दो, तो क्या बन जाएगा, H5P3O10 बन गया। फर्दर फिर HPO3 ऐड कर दो तो H6P4O13, और ऐसे करके एक सीरीज बन जाती है। और ये सभी जो बने हैं वो पॉलीफॉस्फोरिक एसिड की तरह रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो दरअसल ये ऑर्थोफॉस्फोरिक है, तो इसको आप पायरो के साथ साथ डाईफॉस्फोरिक एसिड भी बोल सकते हैं, और इसको ट्राई बोल सकते हैं, ये टेट्रा हो सकता है, और ऐसे लगातार आगे बढ़ाते चले जाएं। तो इनमें अब डिफरेंसेस क्या हैं, तो आप जरा सबसे पहले इस स्ट्रक्चर पे बात कर लेते हैं। H3PO4 के ये स्ट्रक्चर है। अब ये तो स्ट्रक्चर आपको पता हो गया। इसको बनाने का तरीका क्या है कि आप इसके 2 मॉलिक्यूल लीजिए और बस वाटर बाहर कर दीजिए, ठीक है ना। तो वाटर बाहर होते ही क्या बन जाएगा, H4P2O7। देखो H4P2O7, ठीक है। इसी तरह से जब आप इसको बना रहे होंगे तो क्या करना होगा, हमें एक और मॉलिक्यूल ले लीजिए, P डबल बॉन्ड O, OH, यहाँ OH। अब आप इससे भी वाटर बाहर कर दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, H5P3O10। इसको बनाना है तो एक और जोड़ दीजिए। तो कुल मिला के आप इस तरह से डिफरेंट टाइप के फॉस्फोरिक एसिड को लेकर उससे वाटर बाहर करते जाइए, और डिफरेंट टाइप के बहुत सारे पॉलीफॉस्फोरिक एसिड तैयार हो जाएंगे।
इसलिए मैंने शुरुआत में बोला था कि इनमें कोई बेसिक डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस किस बात का है कि ये मॉलिक्यूल सभी एक तरीके से देखा जाए तो हैं ही H3PO4 ही, फॉस्फोरिक एसिड ही हैं, लेकिन उसी के कई मॉलिक्यूल कई बार वाटर बाहर कर रहे हैं, तो उससे डिफरेंट टाइप के एसिड आपको मिल जा रहे हैं। कभी पायरो मिल रहा है तो कभी डाई, पायरो या डाई एक ही बात है, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, इस तरह से फॉस्फोरिक एसिड मिल रहे हैं। अब एक बड़ा क्वेश्चन आता है कि हमें मेटा फॉस्फोरिक कैसे मिला होगा। अगर हम इस बात पे फोकस करें कि अल्टीमेटली H3PO4 ही प्रिंसिपल मॉलिक्यूल है, उसी के हीटिंग होने से आपको डिफरेंट टाइप के पॉलीफॉस्फोरिक एसिड मिल रहे हैं, तो मेटा कैसे बना होगा, तो उस पर भी बात हम लोग करेंगे। लेकिन पहले ये सभी स्ट्रक्चर्स आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इस पर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे इसमें पूछा जाएगा नंबर ऑफ POP बॉन्ड, तो आपको बस सिंपली इसका स्ट्रक्चर आना चाहिए। कैसे, एक POP बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, दूसरा ये बन जाएगा, तो यहाँ पे 2 हो जाएंगे। आपको इसी बनाना है ना। और अगर इस पे बनाएंगे तो ये चारों देखो 1 2 3 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से आप निकाल सकते हो। तो ये काम आपको इस पे बहुत प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पता कैसे आएगा, क्वेश्चन ऐसे आएगा, ये ऐसे नहीं बनाया जाएगा। बोला जाएगा P3O10-5 के अंदर POP बॉन्ड बताइए, तब आपको फिर उस समय ये याद नहीं रहता कि आप इनको स्ट्रक्चर किस तरह से बनाएंगे और ये हैं क्या, है ना। तो इस पर थोड़ा अलर्ट रहिएगा। तो पहले तरह नोट करिए, फिर मैं और आगे बात करता हूँ इस पर। एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि जो हम अभी डिफरेंट टाइप के पॉलीफॉस्फोरिक बना रहे हैं, उसमें फॉस्फोरिक एसिड के जो मॉलिक्यूल हैं वो लीनियरली डिहाइड्रेट हो रहे हैं, मतलब लीनियर फॉर्म में चेन बनाते चले जा रहे हैं, और उसी के बेसिस पर आप डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा ये सब बना रहे हैं। अब जब हम बात मेटा फॉस्फोरिक की करेंगे तो वहाँ पे एक ज़रा केस समझिएगा मेटा में कैसे बनेगा। इसको नोट कर लिया होगा आपने। अब मैं जरा मेटा वाले केसेस पे भी बात कर लेता हूँ। देखिए, अब जब आप मेटा फॉस्फोरिक एसिड पे बात कर रहे हैं तो इसका स्ट्रक्चर है HPO3, है ना। अब एक बात ज़रा समझिए, इसका स्ट्रक्चर दरअसल ये मोनोमरिक फॉर्म में नहीं रहता है, ये ट्राइमर में एग्जिस्ट करता है, यानी HPO3 का होल थ्राइस बनता है और ये बनता है H3P3O9। और इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये कैसे बनेगा, 3 P आपने लिखे, अल्टरनेट ऑक्सीजन, और फिर सब जगह P डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे सब जगह OH। ये इसका स्ट्रक्चर है। ये ध्यान देखिए, इसमें भी नंबर ऑफ POP बॉन्ड कितने आएंगे, ये 1 2 3, यहाँ तो सीधा सीधा है, साइक्लिक है इसलिए टोटल कितने रहेंगे। अब जरा समझिएगा इसमें, लेकिन ये बना कैसे। अगर हम बात कर रहे हैं कि हर एक का बेसिक जो मॉलिक्यूल है वो तो फॉस्फोरिक एसिड ही है, तो इसको जरा समझिएगा। आप एक काम कर रहे हैं, फॉस्फोरिक एसिड को मैं कुछ इस तरह से लिख रहा हूँ, फॉस्फोरिक एसिड मैंने लिखा है ऐसे, ऐसे लिख दिया, ठीक है। ऐसे ही एक और फॉस्फोरिक एसिड मैंने लिखा, P डबल बॉन्ड O, OH, यहाँ OH, और फिर एक और P डबल बॉन्ड O, OH, और यहाँ OH। आप देख रहे हैं हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉस्फोरिक एसिड के ही मॉलिक्यूल को साइक्लिक तरीके से हीट करा रहे हैं। तो अगर ऐसा हुआ तो यहाँ वाटर बाहर,
यहाँ वाटर बाहर और यहाँ पे भी वाटर बाहर हो गया, तो ये क्या बन गया, यही तो बन गया, इसमें यही तो बना है। तो इसका मतलब सीधा ये है कि जब ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड को आप साइक्लिक तरीके से डिहाइड्रेट करा रहे हैं 3 मॉलिक्यूल को, तो उस पर मेटाफॉस्फोरिक एसिड बन जाता है। लेकिन अगर आप लीनियरली बना रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या बन जाता है, वो पायरो डाई ट्राई टेट्रा पेंटा पॉलीफॉस्फोरिक एसिड की लिस्ट बन जाती है। तो इस बात को ध्यान रखिए। अच्छा, अब इसमें चूंकि 6 मेंबर रिंग से ज़्यादा फिर बनेगा नहीं क्योंकि अनस्टेबल हो जाते हैं। तो कुल मिला के इन तीनों एसिड पे अगर आप ध्यान दो, चाहे वो SpO3 हो या H3PO4 हो या डिफरेंट टाइप के बहुत सारे पॉलीफॉस्फोरिक एसिड, सब में मेन प्रिंसिपल क्या है, H3PO4। इसी से आप कन्वर्ट कर रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ वाटर आप डिफरेंट टाइप बना सकते हैं। अच्छा, अगर मैं बात करूं इसकी HPO3 की या H4P2O7 की या H5P3O13 की, उन सब में अगर आप वाटर ऐड कर दो तो सीधा सीधा वो कहाँ बदल जाएंगे, H3PO4 में। तो चूंकि हमने H3PO4 से वाटर जब निकाला था तो ये बन गए थे, और अगर आप उन्हीं में वाटर ऐड कर दें तो दोबारा फॉस्फोरिक एसिड मिल जाएगा। तो कुल मिला के आपको एक ही चीज़ पे टिके रहना है, और वो है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड H3PO4। आप उसको, उनके मॉलिक्यूल्स को लीनियरली डिहाइड्रेट कराते हैं तो डिफरेंट टाइप के पॉलीफॉस्फोरिक बन जाते हैं। साइक्लिक में 3 मॉलिक्यूल जोड़ते हैं तो मेटाफॉस्फोरिक बन जाते हैं। तो अल्टीमेटली है सब एक ही बात, कुछ नया नहीं है, H3PO4 को ही बस पकड़ के चलना है। तो यहाँ से एक और बात निकल के आती कि H3PO4 को अगर आप इनिशियली हीट करें तो उस कंडीशन में इसके लीनियर मॉलिक्यूल्स वाटर बाहर होते हैं और H4P2O7 या H5P3O10 इस तरह से मॉलिक्यूल बना देते हैं। और अगर आप इसको और ज़्यादा टेम्परेचर दे दीजिए, जैसे 100 के लगभग, और थोड़ा इससे ज़्यादा टेम्परेचर जब आप देंगे तभी वो साइक्लिक तरीके से हीटेड होंगे, तब आपका मॉलिक्यूल बन जाता है HPO3, जिसको आप मेटाफॉस्फोरिक एसिड बोलेंगे। और अगर आप इसको रेड हीट कर दें, मतलब सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हीट, तो सिंपली उसका एनहाइड्राइड बन जाता है। तो ये हीटिंग इफेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट आता है 3 अलग अलग स्टेजेस में। अगर आप शुरुआत में इनिशियली हीट करते हैं तो उसका तरीका पता है कि आप उसमें डिफरेंट टाइप के पॉलीफॉस्फोरिक एसिड बनाएंगे, उससे थोड़ा ज़्यादा पहुँचते हैं तो साइक्लिक लेवल पर डिहाइड्रेट होगा, और जब आप रेड हीट करते हैं तो पूरी तरह से वाटर बाहर होगा और उसका एनहाइड्राइड तैयार हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से आप फॉस्फोरिक एसिड को लेते हुए बहुत सेंट्रिक आप टॉपिक को यहाँ पे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन इससे बहुत बनते हैं और मेरे ख्याल से बहुत आसान भी है, इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। तो इसको पूरा नोट करिए, फिर मैं इस 5 वाले केस से हटकर +3 वाले केस में भी शिफ्ट करता हूँ। तो पहले इसको नोट कर लीजिए। चलिए, तो अब आप लोगों ने +5 वाले सभी केसेस पढ़ ली हैं। अब हम लोग जरा P2O3 के ऑक्सी एसिड्स जो हैं उन पे बात करेंगे, और 1-2 स्ट्रक्चर्स और होंगे अलग से, उन पे भी बात करेंगे। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने बात की, बट ऑक्सी एसिड्स ऑफ P2O3 पे भी बात कर लेते हैं, जो कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पे बेस्ड है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे हम लोग समझ लें, जैसे कि हम लोगों ने P2O5 वाली बात की थी, तो यहाँ पर भी 2 केसेस हैं। P2O3 है, और अगर आप इसमें वाटर मिला दें तो यहाँ पे जो एसिड मिलता है वो H3PO3 मिलता है, जिसको आप ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड बोलते हैं। ठीक है ना, बिकॉज +3 है तो अस आप लिखेंगे, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है। बट इसमें भी अलग अलग कंडीशंस आती हैं, और इसमें जैसे कि P2O5 में जब आप वाटर ऐड करते थे तो वहाँ अलग अलग टाइप के कई केसेस आपको दिखते, बट यहाँ पे एक ही जैसा केस है। हाँ, टेम्परेचर को लेकर के एक वेरिएशन आपको और जानना है, तो मैं ज़रा पहले इसके स्ट्रक्चर पे भी आ जाऊँ। तो P डबल बॉन्ड O, OH और H, ये एक डाई बेसिक एसिड है, ये बात ध्यान रखिएगा। मतलब इसके 2 ही H रिप्लेसेबल हैं, इस बात को दिमाग में रखिएगा। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि ये H2PO3- में भी एग्जिस्ट कर सकता है या HPO3-2 में एग्जिस्ट कर सकता है, बट PO3-3 एग्जिस्ट नहीं करेगा, इस बात को ध्यान रखिए। अच्छा, इसमें एक और ख़ास बात कि इसमें 2 तरीके से बात पूछी जाती है
कि P2O3 को अगर आप कोल्ड वाटर से रिएक्शन कराते हो तो क्या बनेगा, और इसमें हॉट वाटर से रिएक्शन अगर होगा तो क्या बनेगा। यानी अगर इसमें भी वाटर आपका एक्स्ट्रा जाए तो वाटर के जाने से बनना तो एक ही एसिड है, लेकिन हीटिंग का इफेक्ट एक एक्स्ट्रा इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। वो कैसे मैं समझा दूं। तो यहाँ पे कोल्ड वाटर में तो आपको बनाना क्या है, H3PO3, यहाँ बनेगा ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड। अब एक बात करिए, मैंने शुरुआत में आपको बताया था हीटिंग इफेक्ट्स। ज़्यादातर हीटिंग इफेक्ट में जनरली क्या होता है कि जैसे कोई आयनिक कंपाउंड है तो उसमें तो मैंने बताया था आपको कि जैसे कार्बोनेट है तो ऑक्साइड बना CO2 बार हो गया, नाइट्रेट है तो ऑक्साइड बना NO2 बार हो गया, सल्फेट है तो ऑक्साइड बना SO3 बार हो गया। लेकिन कोवलेंट जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें ज़्यादातर केसेस में दो बातें होती हैं। एक तो ये होता है कि अगर ऑक्सी एसिड्स है तो वाटर एलिमिनेट हो जाए, लेकिन एक और केस होता है कि ज़्यादातर डिसप्रपोर्शनेशन होता है, वाटर हर समय नहीं निकल सकता। तो दूसरा एक केस है डिसप्रपोर्शनेशन का। तो दरअसल क्या होता है, जब आप H3PO3 का हीटिंग कराते हो तो इसमें +3 है, तो हीटिंग कराते ही क्या होगा, इसका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट H3PO4 बना और मिनिमम में फॉस्फीन बन गया, ऐसे बन जाता है, डिसप्रोपोर्शनेट हो गया। इसी तरह से अगर एक एसिड H3PO2 है जिसको आप मेटा फॉस्फोरस एसिड बोलते हैं, इसमें अगर आप हीटिंग कराओगे तो इसका हायर भी वही जाएगा और फिर यहाँ पे फॉस्फीन बन जाएगा, तो ये डिसप्रोपोर्शनेशन है। इसी तरह का एक एग्जांपल हैलोजन में भी होता है। HOCl को अगर आप हीट कर दें तो HClO3 बन जाता है और HCl बन जाता है। तो ये सब हीटिंग इफेक्ट्स के एक जनरल केसेस हैं, मैंने हीटिंग इफेक्ट में शुरुआत में बताया भी है। फिलहाल यहाँ पर क्या होगा, जब आप कोल्ड वाटर के साथ ले जाएंगे तो केवल बनना यही है, बट हीटिंग इफेक्ट एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो इस केस में H3PO4 और साथ में फॉस्फीन आपको मिल जाएगा। समझ में आई बात। तो ये एक एक्स्ट्रा, जैसे हमने P2O5 में यहाँ पढ़ा था दो अलग अलग केसेस, वैसे ही P2O3 में अगर केस पढ़ेंगे तो एक में H3PO3 बना और दूसरे में हीटिंग के कारण H3PO4 और फॉस्फीन बन जाता है। मेनली आपके पास यही टॉपिक है जिस पे बात की जाती है। तो एक ये हो गया, और दूसरा शुरुआत में आपने पहले से पढ़ा है P2O5 में कि अगर कोल्ड वाटर है तो आप HPO3 बनाएंगे, और अगर हॉट वाटर है यहाँ पे तो हम लोग क्या बनाते थे, H3PO4। तो वैसे ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है जिस पे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि अगर लिमिटिंग पहुंचता है या एक्स्ट्रा पहुंचता है तो क्या फ़र्क पड़ेगा, कैसे बने। मैं इस पर एक बेस्ड क्वेश्चन भी आपको बताता हूँ, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आएगा। एक काम करिए, इसको पहले नोट कर लीजिए इतना। ठीक है, तो अब मैं इसको रफ कर देता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। तो अब एक और बात, जैसे कि हमने दो चीज़ें तो समझ ली डायरेक्टली, फाइनली आपने अभी जो पढ़ा उसमें दो बातें आपने अभी मैंने जो लिखी कि P2O5 है अगर तो कोल्ड वाटर के साथ अलग केस, हॉट वाटर में अलग केस। इस केस में आपके पास HPO3 है, इस केस में H3PO4 है। दिस इज नेम्ड एज मेटा फॉस्फोरिक एसिड। इसे बार बार आपको लिखना होगा सो दैट नाम तैयार हो जाए। एंड दिस इज ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, और इसी तरह से जब आपके पास P2O3 था तो यहाँ पे दो अलग अलग केसेस हैं। यहाँ पे कोल्ड वाटर अगर आप ला रहे हैं तो उस कंडीशन में आपके पास H3PO3 है जिसको आप ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड बोलते हैं, और यहाँ पे हीटिंग के बाद यानी हॉट वाटर में आपको H3PO4 और फॉस्फीन मिल जाता है। ठीक है, तो मेन ये टॉपिक था।
अब एक और एक दो क्वेश्चंस की बात हम लोग कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन जेई में पूछा गया, हालांकि मैं बाद में डिस्कस करूंगा अलग से, कि P4 में एक X की रिएक्शन हो रही है जिससे आपके पास एक्सक्लूसिवली P4O6 बनता है। तो ये ऑप्शन दे दिए गए कि X क्या है, एयर, एयर मतलब O2N2 का मिक्सर। दूसरा बी ऑप्शन दे दिया गया कि मॉइस्ट O2 है, या सी दे गया ड्राई O2 है, या लास्ट में एक्वस O2 है, सॉरी, या नन ऑफ दीज मान लीजिए। मैं एक ऑप्शन दिखा रहा हूँ, मैं समझाना चाहता हूँ कि क्वेश्चन कैसे बनाया गया। अब जरा देखो, अगर फॉस्फोरस में किसी मिक्सर ने रिएक्शन किया है और वो P4O6 बना रहा है, इसका मतलब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो मतलब ये है कि ऑक्सीजन का जो सप्लाई है वो लिमिटिंग पहुंचा है, ये हम बोल सकते हैं। तो हमें बस ये देखना है कि इसमें से लिमिटिंग सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन कौन है। तो जैसे एयर लिखा है, तो एयर का मतलब O2 और N2 दोनों होता है, तो O2 लिमिटिंग ही पहुंचेगा, है ना। इसके बाद मॉइस्ट का मतलब वाटर और O2 दोनों होता है, तो यहाँ भी लिमिटिंग है। तो आपका आंसर तो इन दोनों में ही आना चाहिए, बट ये सिंगल करेक्ट है। ये उस समय भी गड़बड़ हुआ था, जब क्वेश्चन आया था तो बहुत सारे लोग दोनों पे गए थे, बट अल्टीमेटली मैं बताऊंगा क्यों अलग है। ड्राई O2 में क्या है, ड्राई O2 का मतलब प्योर ऑक्सीजन है और ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट पे आपको ऑक्सीजन यहाँ पे मिल जाएगा, वाटर उस पर हर्डल्स नहीं क्रिएट करेगा। नन ऑफ दीज की बात हटा देते हैं। अब इन दोनों में एक पार्ट क्यों है, दरअसल हमने चूंकि यहाँ पे इसको बनाया है P4O6 को, तो अगर आप एक्सक्लूसिवली यहाँ +3 और P4O6 ही बना रहे हैं तो मॉइस्ट होने में क्या प्रॉब्लम आएगी, आपका करेक्ट आंसर ए वाला आ जाएगा। मॉइस्ट में क्या होगा, दरअसल मॉइस्ट में वाटर और O2 दोनों है, तो O2 से आपने P4O6 बनाया और वाटर भी यहाँ पे है, तो क्या बन जाएगा H3PO3, मतलब वाटर भी तो ऐड हो जाएगा ना, तो उससे एसिड बन जाएगा। और आपको बनाना क्या था, एग्जैक्टली P4O6। तो इस तरह के बहुत छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चन जेईई ने पूछे हैं पहले। अच्छा क्वेश्चन है, पूरे प्योर कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है, कतई कोई चीज़ें रिएक्शन याद करके आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो अल्टीमेटली आपको कॉन्सेप्ट जानना होगा, तो इसको, इस क्वेश्चन को नोट करिए। और अब हम बात कुछ एसिड्स की और करेंगे जिनमें स्ट्रक्चर भी हैं और साथ साथ कुछ और डिटेल है, तो इसको नोट कर लीजिए, ये आपको मैंने बता रखा है पहले से। अब दरअसल एक दो एसिड के बारे में आपको और जानना है। जैसे हमने एक एसिड तो H3PO4 वाला, सॉरी ये 5 वाला पढ़ा, इसी तरह से H3PO3 वाला भी पढ़ा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का, और एक और एसिड होता है H3PO2 जिसमें +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो दिस इज नोन एज मेटा फॉस्फोरस एसिड, अस तो होगा ही बट मेटा फॉर्म होती है। दिस इज नोन एज ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड, और यहाँ पे ये एक है ना। तो ये एक एक्स्ट्रा बात है, और इन तीनों को आपने बहुत अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पे पढ़ा भी है। ये ट्राई बेसिक है, इसको ध्यान रखिएगा, ये डाई बेसिक है, और ये मोनो बेसिक होता है। तो मैं इससे मतलब ये निकलता है कि आप यहाँ H2PO4-1 भी बना सकते हैं, HPO4-2 भी बना सकते हैं, और PO4-3 भी बना सकते हैं, तीनों एग्जिस्ट करेंगे। बट यहाँ पे H2PO3-1 एग्जिस्ट कर सकता है, HPO3-2 एग्जिस्ट कर सकता है, बट PO3-3 एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसी तरह से यहाँ पे भी H2PO2- बन सकता है, बाकी एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो इसको आप नाम क्या देंगे, मेटा फॉस्फाइट आयन। जो मैंने अभी जब आपको फॉस्फीन बनाया था तो यही बन रहा था साथ में। तो हमें ये तीनों के बारे में ध्यान रखना है, एक +5, +3 और +1। तो ये मेन 3 पार्ट के एसिड है, इनको भी बहुत अच्छे से आपको मोनो बेसिक, डाई बेसिक और ट्राई बेसिक तीनों को याद रखना। एक और केस एसिड का है जिसको हम हाइपो फॉस्फोरिक एसिड भी बोलते हैं, और यहाँ दरअसल PP बॉन्ड की भी बात होती, और ये है H4P2O6 का। इसमें क्या होता है, फॉस्फोरस दोनों के बीच डबल बॉन्ड यहाँ भी, और ये सिंपली
OH आप यहाँ पे जोड़ते हैं। तो इसको भी तैयार रखना है, इसको ध्यान रखना है। हालांकि इसका यूज़ बहुत कम आता है, बट H4 P2O7 है, H4 है, P2 है और O7 है, ठीक है। तो ये 1 2 3 3 6, तो ये 6 है, P2O6 है। तो इसको नाम देते हैं हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। हाइपोफॉस्फोरिक एसिड है, ध्यान रखिएगा। तो इस पे अगर आप ध्यान दो तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, +5, 2 यहाँ से +4 आएगा। तो यहाँ पे इसी तरह के एक एसिड हैं और ये अलग टाइप का एक एसिड, यहाँ +2 और यहाँ से 2 आएंगे, तो अल्टीमेटली +4 का ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा। तो हम लोगों ने जितने एसिड हैं, मैं एक बार फिर सामने बता दूं, क्लियर कर देता हूं कहाँ कहाँ कौन कौन से एसिड हैं, कब किसको पढ़ना है, कैसे। तो हमारे पास तो पहले P2O5 के बारे में बात करनी है। P2O5 से 3 मेजर एसिड बनते हैं, 3 क्या ज़्यादा हैं आप, बट ऐसे समझ लीजिए। एक HPO3 बना, एक H3PO4 है और तीसरा उसकी पॉलीफॉस्फोरिक सीरीज। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद जब आपने P2O3 को वाटर के साथ लिया तो उसमें तो बनता एक ही एसिड है, H3PO3, बट उसके हीटिंग से अलग अलग डिस्प्रोपोर्शनेशन से एसिड बन जाते हैं। और ये 2 एक्स्ट्रा जो मैंने बताया भी, इन पे स्ट्रक्चर का क्वेश्चन आना बहुत श्योर होता है। तो आप इन सब की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से रखें कि कब हम लीनियर बनाएंगे, कब साइक्लिक हो जाएगा, कौन कौन से बॉन्ड होंगे, POP बॉन्ड है या नहीं है, P डबल बॉन्ड होगा कि नहीं होगा। तो ये सब स्ट्रक्चर पे बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब एक और बात, जैसे कि स्ट्रक्चर पे बेस्ड क्वेश्चन है फॉस्फोरस के, वो सब आप प्रैक्टिस से ही केवल जान पाओगे, इसका और कोई तरीका नहीं। आप उसी तरह से लिखते रहिए, प्रैक्टिस करिए तो आसानी से आ जाएगा। तो इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ें। चलिए, तो अब एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है जो जेई में पहले पूछा गया। रिएक्शन एक क्वेश्चन की तरह है, मैं उसको जरा यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि अगर हम P2O5 की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड से कराएं तो क्या बनना चाहिए और क्यों बनना चाहिए, दोनों चीज़ें। तो जब भी आप कोई रिएक्शन लिखते हो तो एक बात ध्यान रखनी होती है कि हम सबसे पहले ये देखें कि वो रिएक्शन किस बेस पे हो रही है, किस ग्राउंड पे हो रही है, कि वो एसिड बेस्ड रिएक्शन है या रेडॉक्स रिएक्शन है। 2 ही कॉन्सेप्ट आप इन्वॉल्व करते हैं। तो अगर हम बात करें इसकी, तो ये एसिड है, ये भी एसिड है, तो एसिड बेस्ड रिएक्शन तो नहीं होगा, तो हटा दिया। अब फॉस्फोरस यहाँ पे +5 में है और यहाँ भी +5 में है, तो कोई घटने को तैयार नहीं होगा, रेडॉक्स भी नहीं होगा। तो अब यहाँ पे इस तरह की रिएक्शंस तो नहीं है। अब इसमें एक रिएक्शन का लॉजिक है और वो है डिहाइड्रेटिंग एजेंट। हीटिंग कराएंगे तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट होगा। आपको पता है P2O5 एक बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या करता है, वाटर को बाहर करता है, यानी एनहाइड्राइड बनाएगा। तो इसका एनहाइड्राइड बनेगा तो क्या बन जाएगा, N2O5 बन जाएगा। और इसके N2O5 बनते इससे वाटर बाहर हुआ, और वो वाटर कौन एक्सेप्ट करेगा, ये। अब जरा ध्यान दीजिए, P2O5 जब वाटर एक्सेप्ट करेगा तो उसके 2 अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं। लिमिटिंग वाटर लिया तो HPO3, एक्सेस वाटर गया तो H3PO4। तो यहाँ पे कौन सा वाटर होगा, लिमिटिंग। भाई मांग के ला रहे हैं तो लिमिटिंग ही होना चाहिए। तो यहाँ पे जो बना वो HPO3 बना। तो ये एक बहुत स्टैंडर्ड रिएक्शन है, जो आप यहाँ पे समझ पाओ तो ये एनहाइड्राइड बन गया और साथ साथ HPO3 बन गया। पूरे लॉजिक को ध्यान रखिएगा, अगर आपने चीज़ें याद कर दी तब तो फिर ख़त्म काम। और आपको बता दूं, इस रिएक्शन पे IIT ने
3 से 4 बार क्वेश्चन पूछे हैं अलग अलग तरीके से, यही एक रिएक्शन और इसी पे अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आपके सामने आया है। अच्छा, एक और ख़ास बात आप इस रिएक्शन में देखो, जो मैं देख रहा हूँ, यहाँ केवल P और N की पोजीशन चेंज हुई है। देखो प्रोडक्ट में जहाँ P2O5 था वहाँ N2O5 हो गया और जहाँ HNO3 था वहाँ पे HPO3 कर दिया। ये एक यूनिकनेस, इसका कोई रूल नहीं है ये, बट क्वेश्चन को समझने और रिएक्शन को याद रखने के लिए मैंने ये बातें बताई। एक और ख़ास बात, अगर यहाँ रिएक्शन में डाइल्यूट लिखा होता, अगर इस रिएक्शन में कॉन्सेंट्रेट नहीं लिखा होता और डाइल्यूट लिख दिया जाता, तो क्या ये क्वेश्चन बनता? कोई क्वेश्चन बनने का लॉजिक ही नहीं। क्यों? क्योंकि P2O5 फिर उसी वाटर के साथ रिएक्शन कर लेता, फिर वो HNO3 को तो एज इट रखता है ना, क्योंकि एक्स्ट्रा आपने वाटर तो दे ही दिया है, तो फिर रिएक्शन जैसा कुछ नहीं होता। तो अल्टीमेटली ये कोई रिएक्शन हम नहीं लर्न कर रहे हैं, हमने एक क्वेश्चन को आईटीन बनाया था और उसको हम लोग समझ रहे हैं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पर बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। एक जो लेटेस्ट क्वेश्चन आया वो तो ये आया कि इस रिएक्शन में जो बनने वाला नाइट्रोजन का जो प्रोडक्ट है, मतलब ये, उसके बारे में 4 सेंटेंस लिखे थे और पूछा गया था कौन सही है कौन गलत है। तो वो सब आप बता सकते हैं, मेरे ख्याल से वो आप बेहतर जानते हो, तो उन सबको आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसको भी नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। और इसके साथ साथ ये रीजनिंग जरूर लिखिए कि हमने इसको समझा कैसे। चलिए, तो अब एक लास्ट पोर्शन P नाइट्रोजन फैमिली का बचता है, जिसमें हम लोग क्लोराइड्स के बारे में बात करेंगे। तो बहुत छोटा सा पार्ट है, ऑलरेडी आप बहुत सारी चीज़ें जानते हो उसके बारे में। तो इसमें एक चीज़, यानी हैलाइड्स ऑफ फॉस्फोरस की अगर हम बात करें तो मेनली आपको क्लोराइड्स पढ़ना है, बाकी एग्जिस्टेंस स्टेबल नहीं होता। तो फॉस्फोरस में यहाँ भी 2 केसेस हैं क्लोरीन को लेकर। एक, अगर आप लिमिटिंग अप्रोच करते हैं तो PCl3 बन जाएगा जैसा ऑक्सीजन था, और एक एक्सेस में अगर आप पहुंचाते हैं तो यहाँ पे PCl5 बन जाएगा। तो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट हैं, +3 और दूसरा +5। दोनों के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं। आपको पता ही है एक आयनिक सॉलिड भी होता है, तो आयनिक सॉलिड फॉर्म में PCl4+ और PCl6- के फॉर्म में रहता है, तो ये आयनिक सॉलिड भी रहता है, ये पता है आपको। बट यहाँ पे ऐसा आयनिक सॉलिड फॉर्म में नहीं रहता, ठीक है। तो एक चीज़ ज़रा, इनके सबसे पहले प्रिपरेशन से भी पहले अगर हम इनके हाइब्रिडाइजेशन, इनकी ज्योमेट्री, इन सब पे बात करें तो आपको बॉन्डिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चन मिलेंगे। लेकिन हाँ, इसके प्रिपरेशन पे हम लोग बात करेंगे, बहुत बड़ा पोर्शन ही। एक तो ये कि फॉस्फोरस को आप क्लोरीन के साथ ही लिमिटिंग रिएक्शन करा दीजिए तो PCl3 बन जाएगा, और अगर इसी में फॉस्फोरस के साथ एक्सेस में क्लोरीन आप ले लें तो PCl5 भी बन जाता है। तो एक तो बहुत सिंपल सा मेथड है, बट मेन मेथड जो है उसका वो ये है, फॉस्फोरस को अगर आप SOCl2 के साथ रिएक्शन कराएं तो आपको यहाँ पे PCl3 मिल जाता है, साथ ही साथ SO2 और H2Cl2 जैसा कंपाउंड मिलता है। तो ये PCl3 को प्रिपरेशन है और ये लैब मेथड की तरह भी यूज़ किया जाता है। बाकी दूसरा एक तरीका है कि P4 में अगर आप SO2Cl2 की रिएक्शन करा दें, ये सब क्लोरीन का सोर्स होता है एक तरीके से, है ना, आपने ऑर्गेनिक में भी पढ़ा है। तो यहाँ पे PCl5 बन जाएगा और यहाँ इस केस में SO2 बाहर हो जाता है। तो ये सिंपली 2 प्रिपरेशन है, 3 को बनाने के लिए SOCl2 का और 5 को बनाने के लिए SO2Cl2 को। तो आप ये बोल सकते हो ये दिस इज़ द लिमिटिंग सोर्स ऑफ क्लोरीन एंड दिस इज़ द एक्सेस सोर्स ऑफ क्लोरीन। तो ये दोनों मेथड हैं जिससे आप फॉस्फोरस के दोनों क्लोराइड्स बना लेते हैं, एक 3 वाला और एक 5 वाला। अब दोनों क्लोराइड्स का प्रिपरेशन बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं था, बट इसकी केमिकल रिएक्शंस को आपने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है ऑर्गेनिक के अंदर। आपको याद होगा अल्कोहल के साथ PCl5 और PCl3 की रिएक्शन कराने के बाद आप अल्कोहल को हैलाइड में बदलते थे। तो दरअसल वो रिएक्शन यहाँ भी उतनी ही इम्पोर्टेंस दिखाती है, बट यहाँ अलग तरीके से हम लोग इसको समझेंगे और पढ़ेंगे भी। तो आप पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसके बाकी वाले पोर्शन में आता हूँ। चलिए, तो अब आपने इसके प्रिपरेशन पढ़ लिए, मैं मेनली केमिकल रिएक्शन पे बात कर रहा हूँ।
अच्छा, सबसे पहले हम इनके हाइड्रोलिसिस की बात करेंगे, जो आपने पहले भी जब मैंने हाइड्रोलिसिस का टॉपिक पढ़ाया था कॉन्सेप्ट में तो पढ़ा है। PCl3 है, और चूँकि आपको पता है PCl3 का स्ट्रक्चर, वाटर की रिएक्शन हुआ, सब्स्टिट्यूशन होगा, वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या बन जाएगा H3PO3, बट पहले क्या बनेगा POH का होल थ्राइस, है ना। बट इसमें टॉटोमराइज होने के बाद ही ये इसमें कन्वर्ट होता है। तो ये आपके पास ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड मिल गया, ठीक। अच्छा, सिमिलरली अगर आपके पास PCl5 है तो यहाँ जब वाटर से रिएक्शन होगा तो यहाँ 2 केसेस होंगे। अगर यहाँ पे पहले पार्शियल बनाया गया हाइड्रोलिसिस तो क्या होगा, 2 Cl बाहर करिए और ऑक्सीजन आ जाए तो ये क्या बन जाएगा POCl3, और फर्दर फिर आप वाटर बाहर करते हैं, सॉरी वाटर रिएक्शन कराएंगे तब जाके H3PO4 बन जाता है। तो अगर आपसे लिखा है पार्शियल तब आप ये बनाएंगे, अदरवाइज डायरेक्टली यही ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड ही बनाना है आपको, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सबसे पहले तो, और जो रिएक्शन मेनली आपको पढ़ना है जिसपे बहुत सारा काम आप करेंगे तो वो ये है, इसको एज ए रूल की तरह आप ट्रीट करो। OH ग्रुप अगर है और इसकी रिएक्शन आप PCl5 से कराते हैं तो OH की जगह Cl, POCl3 और HCl, ये एक पार्ट है। ये एज ए रूल आपको दिमाग में रखना है कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर OH ग्रुप एग्जिस्ट करता है तो उस OH ग्रुप को Cl से रिप्लेस करने के लिए आप PCl5 का यूज़ करोगे। क्या क्या बनेगा, ये सब रिएक्शन आपको बहुत आसान है। अब मैं इसका एप्लीकेशन आपको बताता हूँ। जैसे आपने अल्कोहल लिखा तो ये तो रिएक्शन आप सबको पता रहता है, तो RCl लिख दिया, POCl3 लिख दिया और HCl लिख दिया। ऐसे ही अगर आपके पास RCOOH है तब भी आप ऐसे ही लिखते हैं। PCl5 रिएक्शन है तो आप लिखते हैं RCOCl, POCl3 एंड HCl, ठीक। लेकिन इसका बहुत ज़्यादा यूज़ हम लोग इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर करेंगे। तो एक काम करिए, पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे इस पे बताता हूँ। ठीक है, तो अब मैं इसको रब कर देता हूँ और आपको इसके एप्लीकेशन वाले पार्ट पे आता हूँ कि कैसे इसका यूज़ हम और बाकी जगह करते हैं। अच्छा, इसमें एक और बात ध्यान रखिएगा, जो प्रोडक्ट लिखते हैं ना आप उसमें इल क्लोराइड लिखते हैं, तो नेमिंग में भी आपको आसानी है। जैसे एल्किल क्लोराइड, ये क्या होता है एसिटिल क्लोराइड। अब मैं इसका मतलब ज़रा समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए OH ग्रुप की बात कर रहे हैं, मैंने बोला H2SO4 का रिएक्शन PCl5 से करा दीजिए, तो आपको बस ये देखना है कि H2SO4 में कितने OH ग्रुप हैं, 2 हैं, तो उनकी जगह क्या ले आएंगे आप Cl, तो क्या बन जाएगा SO2Cl2, बाकी POCl3 और HCl, और इसका नाम क्या लिखेंगे सल्फ्यूरिल क्लोराइड, बिकॉज सल्फ्यूरिक था तो आसानी से नाम भी लिख दे। इसी तरह से अगर मैं H2SO3 लिखता और यहाँ PCl5 के साथ रिएक्शन है तो यहाँ क्या होगा SOCl2 बना देंगे आप, समझ रहे हैं कैसे। तो ये तरीका है इसको लिखने का। इसी तरह से मैं HNO3 लिखता, PCl5 से रिएक्शन लिखता तो क्या बना देते आप NO2Cl, POCl3 एंड HCl। इसी तरह से HNO2 लिखा जाता, PCl5 लिखा जाता तो यहाँ क्या बन जाता NOCl बन जाता, POCl3 बनता और HCl बनता। तो ये सभी रिएक्शन बहुत आसानी से लिख सकते हैं। एक और लास्ट में H3PO4 को ही अगर PCl5 से रिएक्शन करा दें तो यहाँ पर भी क्या बन जाता POCl3, इसके भी कन्वर्ट होने में POCl3 बनता और इसके कन्वर्ट होने में POCl3 और साथ में HCl। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसको हम लोग कर रहे हैं। एक और रिएक्शन में लिख सकता हूँ H2CrO4, PCl5 से रिएक्शन कराएंगे तो बन जाएगा CrO2Cl2 और POCl3 एंड HCl, तो ये क्रोमाइल क्लोराइड हो गया। तो इस तरह की सभी रिएक्शन में आप बहुत आसानी से प्रोडक्ट लिख सकते हैं, और ये पूछा बहुत जाता है क्वेश्चन, हर बार IIT में कुछ ना कुछ इस तरह से आता है जिसमें आप इनके आंसर लिख सकते हैं। तो एक काम करिए, इसको पूरा नोट करिए।
अच्छा, इसी में एक छोटी सी बात और ऐड कर देता हूँ। दरअसल जो रिएक्शन इन एसिड की है, सिमिलर रिएक्शन इनके एनहाइड्राइड की भी होगी। मतलब मैं अगर बात करता कि इसकी रिएक्शन SO2 से करा रहे हैं आप, मतलब H2SO4 की जगह आप SO3 के साथ भी रिएक्शन करा सकते हैं, इसकी जगह आप SO2 भी लिख सकते हैं, यहाँ पर आप CrO3 भी लिख सकते थे, यहाँ पे SO2 सॉरी यहाँ पे है, इस पे नहीं लिखना। इसी तरह से यहाँ N2O5 से भी लिख सकते थे, यहाँ N2O3 से भी लिख सकते थे, और यहाँ पे P2O5 की ही रिएक्शन PCl5 से लिख सकते थे। और ये पूछा गया है जेईई में, लिखा है P4O10 प्लस PCl5, तो क्या बनेगा POCl3। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और एक क्वेश्चन तो ये पूछा गया कि इस तरह से बहुत सारे ऑक्साइड्स लिखे थे और बोला गया था इनमें से कौन PCl5 से रिएक्शन करके POCl3 बनाएगा, तो ऑब्वियसली वही क्वेश्चन है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसका यूज़ बहुत मिलेगा आपको। अब हम लोग आज इसको यहाँ पे जो नाइट्रोजन फैमिली वाला पार्ट है रिएक्शन पे बेस्ड, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। एक काम करना है, अभी हम लोग नाइट्रोजन फैमिली से रिलेटेड जितने असाइनमेंट्स हैं और जो IITS क्वेश्चन है उसका मैं एक वीडियो आपको और भेजूंगा, या उसका डिस्कशन हो जाएगा क्लास में ही। और इतना कंटेंट आपको मिनिमम पढ़ना है, साथ साथ NCERT का पार्ट भी आपको जोड़ना है, उसको ज़रूर रीडिंग करिए, बहुत हेल्पफुल है आपके लिए। तो इसको कंप्लीट करिए और फिर हम लोग अगली कुछ क्लासों में ऑक्सीजन फैमिली की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन हालांकि बड़ा है, नाइट्रोजन फैमिली में बहुत ज़्यादा कंटेंट और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। आगे आने वाले ऑक्सीजन और हेलोजन में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी हम लोगों को पढ़ना बहुत डिटेल से है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। तो इसको पूरा तैयार कर लीजिए और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास अगले ऑक्सीजन फैमिली पे भी बात करेंगे। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।